ट्वेल्थ के क्लास में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज केमिकल काइनेटिक्स का दूसरा क्लास है। पिछले क्लास में केमिकल काइनेटिक्स को इंट्रोड्यूस किए थे हम, जिसमें केमिकल काइनेटिक्स है क्या इसके बारे में बताए थे। केमिकल काइनेटिक्स की ज़रूरत क्यों है ये भी बताया था आपको, और काइनेटिक्स के हिसाब से रिएक्शन कितने तरह के होते हैं कल इसका भी जिक्र हमने किया था। हमने बताया था आपको कि रेट के आधार पर या स्पीड के आधार पर रिएक्शन 3 तरह के होते हैं। एक वेरी फास्ट या इंस्टेंटेनियस रिएक्शन जो बहुत फास्ट होता है, जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बहुत तेज़ी से इंस्टेंट ऑफ टाइम में कन्वर्ट हो जाता है, और ऐसे रिएक्शंस का काइनेटिक्स भी हम लोग स्टडी नहीं कर पाते हैं। दूसरा रिएक्शन बताए थे वेरी स्लो रिएक्शन। ऐसे रिएक्शंस जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है बहुत स्लो, उसमें मंथ लग सकता है, ईयर लग सकता है, हफ्ता लग सकता है। ऐसे रिएक्शंस बहुत स्लो होते हैं, इसलिए कमरे के ताप पर ऐसे रिएक्शंस के काइनेटिक्स को भी स्टडी करना संभव नहीं होता है। और तीसरा हमने पढ़ाया था आपको मॉडरेट रिएक्शंस। ये वो रिएक्शंस हैं जिसके काइनेटिक्स को हम लोग कमरे के ताप पर भी आसानी से स्टडी करते हैं, और इसलिए इस चैप्टर में हम लोग ऐसे ही रिएक्शंस का जिक्र करेंगे। उसके बाद जो यहाँ से सिलेबस शुरू होता है वो है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसको हम रिएक्शन वेलोसिटी भी कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट टर्म है इस चैप्टर में, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टर्म यही है, और यहीं से न्यूमेरिकल का पूरा प्रोसीजर शुरू हो जाता है कि कैसे आप न्यूमेरिकल्स बनाओगे, कैसे सवाल को सॉल्व किया जाता है। वो सारा हिसाब किताब केमिकल काइनेटिक्स में रेट पर डिपेंड करता है। सबसे पहले आज हम रेट समझा देते हैं आप लोग को। सबसे पहले तो ये रेट का लिटरल मीनिंग क्या होता है, अगर तो रेट का क्या मतलब। तो रेट किसी भी रिएक्शन का अगर हम बात करें तो रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन का चेंज और उस चेंज में जो टाइम लगता है, उस दोनों का ये रेशियो है रेट। वैसे अगर बात करें तो रेट का मतलब होता है रेट बराबर चेंज इन समथिंग, चेंज इन समथिंग अपॉन टाइम टेकन फॉर चेंज। ये रेट का लिटरल मीनिंग हो गया। मतलब इकाई समय में, ये इकाई समय में जो चेंज होता है वो किसी भी पदार्थ हो या किसी वस्तु में, वो इस दोनों का रेशियो कहलाता है रेट। मतलब चेंज इन समथिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या चेंज इन समथिंग अपॉन टाइम टेकन फॉर चेंज। जैसे अगर हम वेलोसिटी निकालना चाहते हैं तो वेलोसिटी निकालने के लिए फिजिक्स में भी आप लोग पढ़ते होइएगा कि वेलोसिटी निकालने के लिए आपको 2 चीज़ की ज़रूरत होती है, एक डिस्प्लेसमेंट और दूसरा टाइम। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू क्या, टाइम, तो वहाँ निकलता है वेलोसिटी। अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू क्या, टाइम। मतलब वेलोसिटी अगर आपको चेंज निकल गया और टाइम टेकन मालूम है तो आप आसानी से एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। अगर डिस्प्लेसमेंट मालूम है, डिस्प्लेसमेंट का चेंज अगर मालूम है, टाइम टेकन अगर मालूम है, तो हम वहाँ से वेलोसिटी निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपको निकालना है रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। तो रेट का सीधा मतलब है चेंज इन समथिंग अपॉन टाइम टेकन फॉर चेंज। बस ये ध्यान रखिएगा कि रेट निकालने के लिए आपको 2 चीज़ की ज़रूरत है, एक चेंज
और दूसरा चेंज कितना टाइम लग रहा है, वो दोनों चीज़ अगर आपको मालूम है तो रेट आसानी से आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर हम लोग मुख्य रूप से चूँकि रिएक्शन का रेट निकालते हैं, इसलिए अगर कोई ये पूछे कि रेट फॉर रिएक्शन क्या होगा, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या हो जाएगा, या वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, या स्पीड ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तीनों का एक ही मतलब है। काइनेटिक्स में स्पीड ऑफ रिएक्शन, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ रिएक्शन, तीनों का लिटरल मीनिंग एक ही है। अगर किसी रिएक्शन में कोई पूछता है कि रेट क्या होगा, तो रिएक्शन अगर हम बात करें तो रिएक्शन में दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है उसका रिएक्टेंट और एक होगा प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। अब यहाँ जो रेट निकलेगा, तो रेट निकालने के लिए आपको यहाँ भी दो चीज़ की जरूरत पड़ेगी। एक, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या है, और दूसरा कंसंट्रेशन का जो चेंज है उसमें टाइम कितना लग रहा है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम किसी रिएक्शन के लिए अगर रेट को डिफाइन करें, मान लीजिए शुरू में T बराबर 0, इनिशियल में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन मान लेते हैं 10 मोल पर लीटर। उस समय प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन 0, क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है। अब यहाँ टाइम जब बढ़कर 5 मिनट हो गया मान लीजिए, तो T बराबर 5 मिनट, तो स्वाभाविक है टाइम जब बढ़ा तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन अब घटेगा, जितना था अब वो घटेगा, और जितना से रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटेगा प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन उतना ही से क्या होगा, बढ़ेगा। मान लीजिए 10 से घटकर अगर ये हो गया 5 मोल पर लीटर, तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन यहाँ हो जाएगा 5 मोल पर लीटर। 10 से घट के ये 5 मोल पर लीटर हो गया, और जितना से ये घटा है उतना से प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन मान लीजिए बढ़ रहा है। अब यहाँ पर देखिए, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन 0 से 5 मोल पर लीटर हो गया, और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन यहाँ 10 मोल पर लीटर से 5 मोल पर लीटर हो गया। इसका मतलब रिएक्टेंट के टर्म में अगर हम बात करें तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के बढ़ने से क्या होता है, घटता है, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन टाइम के बढ़ने से क्या होता है, बढ़ जाता है। इसलिए अगर हम यहाँ रेट निकालते हैं रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का अलग अलग, तो सबसे पहले तो यहाँ पर कंसंट्रेशन 10 मोल पर लीटर था, इनिशियल कंसंट्रेशन, ये हो गया फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रेट जब निकालेंगे हम लोग, तो रेट ऑफ रिएक्शन बराबर चेंज इन कंसंट्रेशन बाय टाइम टेकन फॉर चेंज। तो कंसंट्रेशन का चेंज और टाइम टेकन दोनों मालूम होना चाहिए। यहाँ आप गौर से देखिए, कंसंट्रेशन का भी चेंज कितना से हो रहा है वो दिखाई दे रहा है, उसमें टाइम कितना लग रहा है वो भी। यहाँ से हम इसका रेट क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो अगर कोई पूछता है कि व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन या वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, तो अच्छी तरह से समझ लें आप कि रिएक्शन का जो रेट होता है वो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, जो कि चेंज दोनों में हो रहा है। रिएक्टेंट के टर्म में अगर हम चेंज का बात करें तो यहाँ डिक्रीज हो रहा है, याद रखिएगा, और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन का अगर हम बात करें चेंज, तो वो इंक्रीज हो रहा है। तो रेट ऑफ रिएक्शन बराबर हो जाएगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम या टाइम टेकन। यहाँ पर अगर कोई पूछता है बताइए कि व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन, तो सिंपली अगर इसको डिफाइन करेंगे तो हम लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन या वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन is defined as the change in concentration of any of the reactants
और प्रोडक्ट्स पर यूनिट टाइम। मतलब किसी रिएक्शन का रेट या किसी रिएक्शन का वेलोसिटी डिफाइन अगर किया जाए तो ये चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स पर यूनिट टाइम। मतलब इकाई समय में किसी भी अभिकारक या प्रतिपल के सांद्रण में जो परिवर्तन होगा वो आपको रेट ऑफ रिएक्शन के नाम से जाना जाएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन का लिटरल मीनिंग याद रखेंगे हम। अगर किसी रिएक्शन के लिए अगर पूछा जाए तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपॉन टाइम टेकन फॉर चेंज, या टाइम इंटरवल आप लिख सकते हैं। या अगर कोई पूछता है बताइए कि रिएक्टेंट के टर्म में अगर क्या होगा डिफाइन करोगे, तो रिएक्टेंट के टर्म में अगर हम यहाँ से देखें तो 10 मोल पर लीटर से क्या हो गया 5 मोल पर लीटर, दिस इज डिक्रीज, ये हो रहा है डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। और प्रोडक्ट का 0 से हो रहा है 5, तो यहाँ हो जाएगा टर्म इंक्रीज। सो अगर हम अलग अलग दोनों के लिए डिफाइन करें तो रिएक्टेंट के लिए रेट का मतलब क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द रिएक्टेंट अपॉन टाइम टेकन। और प्रोडक्ट के टर्म में अगर हम बात करें तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन चूंकि टाइम के साथ क्या हो रहा है बढ़ रहा है, इसलिए यहाँ यूज किया गया इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द प्रोडक्ट अपॉन टाइम टेकन। तो सीधा सीधी अगर बात करें, अगर एग्जाम में भी आता है कि व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन, व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, तो सिंपली डिफाइन करेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन और वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन इज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इन, या लिख सकते हैं इन ए गिवन टाइम इंटरवल। अब यहाँ से अगर हम अलग अलग दोनों को अगर हम डिफाइन करें, रेट का ये मतलब आपको मैं बता दिया, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन क्या टाइम टेकन फॉर चेंज या टाइम इंटरवल। अलग अलग अगर हम बात करें इसी रिएक्शन का अगर हम बात करें यहाँ पर, तो रेट ऑफ रिएक्शन can be expressed in following two ways। मतलब दो तरह से इसको हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, दो तरह से, जिसमें एक हो जाएगा पहला in terms of decrease in concentration, इसी को हम डिसअपियरेंस भी कहेंगे, और डिसअपियरेंस ऑफ any of the reactant। अब ध्यान से थोड़ा देखिए, यहाँ डिसअपियरेंस वर्ड यूज किया गया है। डिसअपियरेंस का डिसअपियर होने का मतलब गायब होना, लुप्त होना, मतलब घटना। और ये हमेशा याद रखिएगा कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन चूंकि टाइम के साथ क्या होता है घटता है, इसलिए रिएक्टेंट के लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं डिक्रीज और डिसअपियरेंस। तो पूरे इस चैप्टर में डिसअपियरेंस टर्म यूज होगा किसके लिए, रिएक्टेंट के लिए, जहां कंसंट्रेशन घटता है टाइम के साथ। और प्रोडक्ट के लिए टर्म यूज होता है इंक्रीज और अपीयरेंस। तो ये दोनों टर्म याद रखिएगा, डिसअपियरेंस और एक अपीयरेंस। रिएक्टेंट के टर्म में डिसअपियरेंस निकालते हैं, अपीयरेंस के प्रोडक्ट के टर्म में हम लोग अपीयरेंस निकालेंगे। पहले हम लोग रिएक्टेंट के टर्म में देख लेते हैं। तो रिएक्टेंट के टर्म में अगर आप डिफाइन करोगे रेट को, तो हम लोग लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन
बराबर चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन, और इसको क्या लिख सकते हैं, बराबर डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द reactant by time taken for change। इसी रेट ऑफ रिएक्शन को यहां पर हम लिखेंगे रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट बराबर डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द रिएक्टेंट अपॉन टाइम टेकन। तो ये रेट किसके टर्म में आ गया, इन टर्म्स ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ क्या, रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट के टर्म में अगर कोई पूछता है व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन, तो आप लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या पर यूनिट टाइम, या टाइम टेकन फॉर द क्या, चेंज। इसी को यहाँ पर हम रेट ऑफ डिसअपियरेंस के टर्म में लिख रहे हैं, ये भी याद रखिएगा। रिएक्टेंट के लिए टर्म यूज होता है डिसअपियरेंस। सो रेट ऑफ डिसअपियरेंस बराबर हो जाएगा डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द रिएक्टेंट अपॉन टाइम टेकन या टाइम इंटरवल, या टाइम इंटरवल। ये हो गया रेट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ एक चीज याद रखेंगे आप, ये जो कंसंट्रेशन है वो मोलरिटी के टर्म में है। आपने सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन के बहुत सारे यूनिट्स पढ़े होंगे। यहाँ जो कंसंट्रेशन हम लोग मेजर करेंगे या कंसंट्रेशन का जो एक्सप्रेशन हम लिखेंगे वो मोलरिटी के टर्म में, इसको मोल पर लीटर कहा जाता है, या इसी को एक्टिव मास भी कहा जाता है। तो यहाँ कंसंट्रेशन का मतलब है मोलर कंसंट्रेशन। आप यहाँ पर याद रखेंगे, ये जो कंसंट्रेशन है इसका मतलब है यहाँ पर मोलर कंसंट्रेशन, और यही अगर हम प्रोडक्ट के लिए डिफाइन करते हैं रेट को, तो फिर यहाँ पर दूसरा हम इसको यूज कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ डिक्रीज नहीं होकर क्या लिखेंगे हम लोग, इंक्रीज। इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, और यहाँ डिसअपियरेंस नहीं होकर अपीयरेंस ऑफ एनी ऑफ द रिएक्टेंट के बदले प्रोडक्ट। तो फिर कोई पूछेगा व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, तो फिर वही सब कुछ लिखेंगे हम, रेट ऑफ रिएक्शन बराबर चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन बराबर इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द प्रोडक्ट अपॉन टाइम टेकन, टाइम टेकन फॉर चेंज। सो ये डिसअपियरेंस नहीं होकर अब यहाँ पर हो जाएगा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट बराबर इंक्रीज इन concentration of any of the product upon time taken या time interval। तो ये हो गया रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ क्या, प्रोडक्ट। तो ये याद रखिएगा आप लोग कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है
अगर अलग अलग एक्सप्रेस करने के लिए देता है तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे रिएक्टेंट के टर्म में टर्म यूज करेंगे हम डिक्रीज इन क्या कंसंट्रेशन, और प्रोडक्ट के लिए टर्म यूज हो जाएगा इंक्रीज इन कंसंट्रेशन। डिक्रीज इन कंसंट्रेशन को हम लोग डिसअपियरेंस के टर्म में लिखते हैं, ये हो जाएगा डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट, और ये हो जाएगा अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। ध्यान से इसको देख लीजिए कि अगर रेट रिएक्टेंट के टर्म में निकालना है तो चूंकि टाइम के साथ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होता है, घटता है, डिक्रीज होता है, इसलिए वहां पर हम लोग टर्म यूज करेंगे डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट। और प्रोडक्ट के टर्म में अगर हम बात करें, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ हमेशा बढ़ता है, सो यहाँ पर टर्म यूज हो जाएगा इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, और इंक्रीज जहाँ भी यूज होगा कंसंट्रेशन का वहाँ टर्म यूज करेंगे हम अपीयरेंस ऑफ क्या प्रोडक्ट। तो एक हो गया डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट, एक हो गया अपीयरेंस ऑफ क्या प्रोडक्ट। इसको अच्छी तरह से देख लेंगे क्योंकि सवाल जहाँ भी बनाइएगा रेट का, तो रेट निकालने के लिए दो चीज़ की ज़रूरत होगी आपको, एक चेंज इन कंसंट्रेशन और दूसरा टाइम इंटरवल या टाइम टेकन। अगर रिएक्टेंट के टर्म में निकालना है तो चेंज का मतलब क्या हो जाएगा, डिक्रीज, जिसको हम डिसअपियरेंस भी कहते हैं। अगर प्रोडक्ट के टर्म में बात करें हम तो वहाँ चेंज का मतलब डिक्रीज नहीं होकर इंक्रीज हो जाएगा, और वहाँ इंक्रीज को हम लोग किसके टर्म में लिखेंगे, अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। ये तो था कि रेट क्या होता है। अगर हम एग्जाम्पल के द्वारा इसको दिखाएं, ध्यान से इसको देखिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मान लीजिए ये रिएक्टेंट आर, ये कन्वर्ट हो रहा है पी, आर का मतलब यहाँ है रिएक्टेंट से, और पी स्टैंड्स फॉर प्रोडक्ट। ध्यान से देखिए, मान लेते हैं कि जब टाइम t1 एट टाइम t1 जब t1 था तो उस समय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हम लोग ले लेते हैं R1। यहाँ ये याद रखिएगा कि चूंकि कंसंट्रेशन यहाँ मोलर कंसंट्रेशन है, मोलरिटी के टर्म में है, इसको हम एक्टिव मास भी कहते हैं, इसलिए यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ किया गया है। कंसंट्रेशन जब स्क्वायर ब्रैकेट में रहेगा तो वो मोलर कंसंट्रेशन, मोलरिटी मोल पर लीटर, या इसी को एक्टिव मास कहते हैं। तो इस पूरे चैप्टर में ये कंसंट्रेशन को हमेशा हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। तो रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन जब टाइम t1 है उस समय कितना था, R1, और उस समय प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन मान लेते हैं P1। ध्यान से देखिएगा, अब टाइम जब t1 से चेंज होकर हो गया t2, उस समय कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का R1 से घटकर हो गया R2, कंसंट्रेशन R2। चूंकि टाइम के साथ बता दिए हैं कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हमेशा क्या होगा, घटेगा, तो R1 से यहाँ से घटकर हो गया क्या, कंसंट्रेशन R2, और जितना से कंसंट्रेशन इसका घटा होगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन यहाँ P1 से चेंज होकर या P1 से बढ़कर क्या हो जाएगा, P2। ध्यान से देखिएगा, तो T1 टाइम पर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना, R1, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कितना, P1, T2 टाइम पर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन R2, और ये कंसंट्रेशन इसका P2 हो गया। यहाँ इस बात का ध्यान रखिएगा कि यहाँ से यहाँ तक इसका कंसंट्रेशन क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ, और यहाँ से यहाँ तक इसका कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। टाइम तो हमेशा बढ़ता है, इसलिए इसमें करने की जरूरत नहीं है। अब हम अलग अलग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का अगर हम रेट निकालें, यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसको अच्छे से देख लें। T1 टाइम पर कंसंट्रेशन R1 और
प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन P1, T1 से बढ़कर T2 टाइम पर ये कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का घटकर R1 से हो गया कंसंट्रेशन R2 और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन P1 से बढ़कर हो गया कंसंट्रेशन P2। अब हम निकालते हैं रेट। अब यहाँ निकालते हैं रेट। सो रेट ऑफ दिस रिएक्शन कैन बी expressed in terms of concentration of reactant या सीधे यहाँ लिख सकते हैं आप in terms of decrease in concentration of reactant, that is disappearance of reactant or increase in concentration of product, that is appearance of product as following। चलिए इसको हम कैलकुलेट करके निकालते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। ध्यान से देखिए। सो पहला रेट ऑफ disappearance of reactant R बराबर क्या हो जाएगा? change in concentration of reactant R upon time interval, क्लियर? बराबर। अब यहाँ चेंज का मतलब क्या? तो डिक्रीज। सो ये लिखाएगा डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट R अपॉन टाइम इंटरवल, या आप लिख सकते हैं टाइम टेकन। चलिए बराबर। अब थोड़ा ध्यान से देखिए। अब बताइए यहाँ जो चेंज होगा, चेंज हमेशा हम लोग निकालते हैं किसका? बराबर फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। अब आप देखिए फाइनल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का कितना था? फाइनल कंसंट्रेशन का मतलब बाद वाला कंसंट्रेशन। तो जब T1 था इनिशियल तो कंसंट्रेशन R1, और जब T1 से चेंज होकर टाइम हो गया T2 तो कंसंट्रेशन उसका घटकर हो गया कितना? R2। सो यहाँ पर हो जाएगा कंसंट्रेशन R2 माइनस कंसंट्रेशन R1 बाई T2 माइनस T1। अब यहाँ ध्यान से देखिए, फाइनल कंसंट्रेशन और ये है इनिशियल कंसंट्रेशन। तो फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन अगर कराओगे तो फाइनल कंसंट्रेशन इसका क्या होगा? रिएक्टेंट है तो वो कम रहेगा, और इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का हमेशा क्या होता है? ज़्यादा होता है। इसलिए होता है अगर आप कंसंट्रेशन का टाइम के साथ अगर प्लॉट करें तो इनिशियल में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा होता है, मैक्सिमम होता है, लेकिन टाइम के साथ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होता है? घटता जाता है, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होता है? बढ़ता जाता है। तो
कंसंट्रेशन अगर हम रिएक्टेंट का बात करें तो इनिशियल में ज़्यादा होता है, फाइनल में कम हो जाता है। और यहाँ डिफरेंस जो हम निकाल रहे हैं वो किसका, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल में से इनिशियल घटाएंगे तो वहाँ रेट क्या हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। लेकिन रेट तो कभी नेगेटिव नहीं होगा, रेट हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव वैल्यू है। इसलिए यहाँ पर हम लोग एक अतिरिक्त माइनस साइन का यूज करेंगे। ये माइनस साइन है, एडिशनल माइनस साइन लगा दिए हैं। ये इसलिए लगा दिया गया है क्योंकि R2 और R1 का जो डिफरेंस है वो नेगेटिव हो जाएगा। क्योंकि रिएक्टेंट का फाइनल कंसंट्रेशन कम होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, और कम में से ज़्यादा को घटाओगे तो वो डिफरेंस जो है सो माइनस में आ जाएगा। और रेट कभी नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए रेट को पॉजिटिव बनाने के लिए एक माइनस का टर्म यहाँ क्या किया, हम इंट्रोड्यूस कर दिए। अब ये रेट हो जाएगा बराबर, क्या लिखेंगे हम, बराबर माइनस, अब ये R2 R1 का जो डिफरेंस है डेल्टा R, दिस इज द चेंज डेल्टा अपॉन डेल्टा T। सो क्या हो जाएगा, बराबर, इसको अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 माइनस डेल्टा R कंसंट्रेशन रिएक्टेंट बाई डेल्टा T दैट इज चेंज इन क्या टाइम। ये रिएक्टेंट के लिए हो गया, याद रखिएगा। यहाँ माइनस लगाया गया है क्योंकि रेट को क्या करना है, पॉजिटिव रखना है। अगर माइनस नहीं देते हैं आप तो R2 R1 का डिफरेंस जो है नेगेटिव आएगा। नतीजा क्या होगा कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस इसका नेगेटिव हो जाएगा। जबकि अच्छी तरह से आप जानते हैं कि रिएक्शन का रेट कभी नेगेटिव नहीं होगा, वो पॉजिटिव क्वांटिटी है, पॉजिटिव रहता है। उसको पॉजिटिव बनाने के लिए यहाँ पर हम माइनस साइन का क्या किए हैं, एडिशनल यूज किए हैं। यही काम अगर हम प्रोडक्ट के लिए करें तो प्रोडक्ट के लिए क्या लिखाएगा, अगर हम प्रोडक्ट का, ये पहले देख लें अच्छे से आप, ये रिएक्टेंट के टर्म में। प्रोडक्ट के टर्म में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर रेट ऑफ डिसअपियरेंस नहीं होकर क्या हो जाएगा, रेट ऑफ अपीयरेंस। तो याद रखिएगा। ठीक इसी तरह से हम प्रोडक्ट के लिए निकालते हैं, रेट ऑफ डिसअपियरेंस नहीं लिखकर हम क्या करेंगे, अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। और यहाँ पर प्रोडक्ट P बराबर चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट P अपॉन टाइम इंटरवल। और यहाँ चेंज का मतलब यहाँ प्रोडक्ट के लिए क्या होगा, वो हमेशा इंक्रीज होता है, इसलिए यहाँ पर डिक्रीज नहीं लिखकर हम लोग क्या लिखेंगे, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बदले यहाँ क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट, और R के बदले यहाँ पर P। सो फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ क्या, प्रोडक्ट, बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। अब यहां से देखिए ध्यान से, प्रोडक्ट के लिए देखिए, यहाँ ओरिजिन है ये 0 टाइम, कंसंट्रेशन यहाँ क्या है 0। रिएक्टेंट का अगर हम बात करें तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ रहता है तो वो मैक्सिमम रहता है। जैसे जैसे अब टाइम क्या होगा, बढ़ेगा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन वैसे वैसे घट रहा है, और उसी समय प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ेगा। तो टाइम के साथ प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। दिस इज इंक्रीज, याद रखेंगे आप, एंड दिस इज डिक्रीज। ठीक, अब प्रोडक्ट के लिए अगर निकालेंगे हम तो यहाँ पर फाइनल कंसंट्रेशन प्रोडक्ट का अगर बात करें तो प्रोडक्ट का इनिशियल में कंसंट्रेशन कम होता है, और टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो रिएक्टेंट का घटता है तो प्रोडक्ट का बढ़ता है। इसलिए प्रोडक्ट का फाइनल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट के तुलना में क्या होता है, ज़्यादा होता है। यहाँ पर हम लिखेंगे बराबर कंसंट्रेशन P2 माइनस कंसंट्रेशन P1 अपॉन दिस T1 माइनस T2 माइनस T1। अब P2 और P1, कंसंट्रेशन P2 और P1 में अगर कोई पूछे कि ये इसमें ज़्यादा कौन हो जाएगा, तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि प्रोडक्ट का इनिशियल हमेशा क्या होगा, कम रहेगा, और उसका फाइनल कंसंट्रेशन हमेशा क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसलिए P2 का वैल्यू P1 से क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। रिएक्टेंट में ऐसा नहीं था, रिएक्टेंट का फाइनल कंसंट्रेशन उसके इनिशियल कंसंट्रेशन से हमेशा क्या होता है, कम होता है। वहाँ पर ये जो चेंज था कंसंट्रेशन का वो नेगेटिव आ रहा था, क्योंकि वहाँ हमने फाइनल कंसंट्रेशन में से इनिशियल को जब घटाया था तो वो फाइनल कंसंट्रेशन कम था, इनिशियल कंसंट्रेशन ज़्यादा था, इसलिए कंसंट्रेशन का चेंज वहाँ पर नेगेटिव आ रहा था। रेट को पॉजिटिव बनाने के लिए हमने एक माइनस साइन लगाया था। यहाँ ऐसा कुछ नहीं करना है आपको,
यहाँ पर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन आप देख रहे हैं, P2 ज़्यादा रहेगा P1 से, चूँकि प्रोडक्ट जो बनता है वो इनिशियल में कम रहता है और बाद में जाकर क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है। तो फाइनल माइनस इनिशियल का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस वैल्यू प्लस डेल्टा P बट्टा डेल्टा T। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अच्छी तरह से इसको देख लें आप। ये हो गया डेल्टा P बाई डेल्टा T, दैट इज दिस इज पॉजिटिव। ये याद रखिएगा, यहाँ प्लस का मतलब क्या, प्लस इंडिकेट कर रहा है कि टाइम के साथ प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और रिएक्टेंट के टर्म में हमने लिखा था माइनस, वहाँ माइनस का मतलब था कि टाइम के साथ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, घट रहा है। अब अगर हम दोनों को एक साथ अगर यहाँ पर हम एक्सप्रेस करें तो दोनों का अलग अलग हम कर दिए हैं, अच्छी तरह से यहाँ देख लें आप लोग। अगर हम एक ही साथ करें ओवरऑल रेट, तो ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन बराबर, तो ओवरऑल रेट का मतलब हो गया इन टर्म्स ऑफ बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। यहाँ अभी अकेले अलग अलग निकाल रहे थे सबका। अगर ओवरऑल निकालते हैं रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, क्या लिखेंगे हम लोग, रेट ऑफ रिएक्शन। इसको हम रेट को यहाँ आर के द्वारा डिनोट किए हैं, बराबर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट बराबर रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट यहाँ पर P है, रिएक्टेंट यहाँ पर R है। तो यहाँ पर हो जाएगा R रेट बराबर क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट के टर्म में ध्यान कीजिए क्या लिखे थे, माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन R बाय डेल्टा T बराबर प्लस डेल्टा कंसंट्रेशन P बाय डेल्टा T। दिस इज द रेट ऑफ क्या, रिएक्शन। तो ये हो गया ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन। ये किसके टर्म में हो गया, अलग अलग देखें हम, तो ये किसके टर्म में आ गया, डिसअपीयरेंस ऑफ क्या, रिएक्टेंट। और ये किसके टर्म में आ गया, अपीयरेंस ऑफ क्या, प्रोडक्ट। सो दिस इज द रेट एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ बोथ रिएक्टेंट एंड क्या, प्रोडक्ट। यहाँ देख लें आप, रिएक्टेंट के टर्म में हमने यहाँ पर माइनस साइन यूज किया है, एडिशनल माइनस साइन है, ये याद रखिएगा। और यहाँ पर प्लस, ये प्लस आप नहीं भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस जस्ट इंडिकेट करता है कि टाइम के साथ प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। माइनस इंडिकेट करता है कि टाइम के साथ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, घट रहा है। तो ये हो गया ओवरऑल रेट ऑफ क्या, रिएक्शन। अब यहाँ पर पूछता है अगर आपसे कि माइनस और प्लस का मतलब बताओ, तो ये अच्छी तरह से इसको आप समझा सकते हैं कि माइनस का सीधा मतलब ये है कि रिएक्शन का जो रिएक्टेंट टर्म है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ हमेशा क्या होता है, घटता है, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ क्या होता है, बढ़ता है। तो माइनस सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइन। नेगेटिव और पॉजिटिव साइन का अगर बात करें हम, तो ये नहीं समझिएगा कि रेट नेगेटिव है, नो। यहाँ माइनस का मतलब रेट नेगेटिव नहीं होता है, और वहाँ प्लस का मतलब रेट पॉजिटिव नहीं, ऐसा नहीं है। रेट तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है रिएक्शन का। यहाँ माइनस इंडिकेट कर रहा है कि कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का टाइम के साथ क्या हो रहा है, घट रहा है। और यहाँ प्लस इंडिकेट करता है कि टाइम के साथ प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होता है, बढ़ता है। आपको ग्राफिकली हमने दिखाया था। अगर हम
ग्राफ से एक बार फिर से देखें, ये अगर कंसंट्रेशन है और ये अगर टाइम है, इसका अगर प्लॉट हम करें, मान लीजिए आप रिएक्टेंट के लिए ही अगर हम बात करें तो टाइम के साथ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, घट रहा है। अगर हम शुरू में यहाँ पर देखें इनिशियल में, यहाँ पर मान लीजिए कि कंसंट्रेशन यहाँ पर कंसंट्रेशन मान लीजिए कि ये हो गया इनिशियल में कितना R1 लिए थे हम लोग, और उस समय ये टाइम क्या था T1। देख लीजिए अब टाइम T1 से बढ़कर हो जाएगा अगर T2, मान लीजिए कि टाइम T1 से बढ़कर हो गया T2, तो कंसंट्रेशन इसका R1 से घटकर हो जाएगा R2। ये याद रखिएगा, ये कंसंट्रेशन एक्सिस है, ऊपर में कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, नीचे में इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, कम होगा। नतीजा क्या हो जाएगा कि यहाँ जो आप चेंज निकालोगे, ये जो यहाँ पर चेंज निकलेगा, तो ये कंसंट्रेशन R जो हो जाएगा वो R2 माइनस कंसंट्रेशन R1, और ये जो चेंज है दिस इज डेल्टा T, दैट इज T2 माइनस T1। अब अगर हम यहाँ रेट निकालें R2 और R1 में बड़ा कौन है, आप देख लें, ये R1 बड़ा है और R2 क्या है, छोटा है, स्मॉल वैल्यू, ये ज्यादा वैल्यू है, और आप घटा किस में से रहे हैं, कम में से ज्यादा को घटा रहे हो, इसलिए ये जो वैल्यू हो जाएगा वो आ जाएगा नेगेटिव। तो इस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए हमने यहाँ पर क्या किया है, माइनस साइन यूज किया है। इसलिए हम लोग जब भी रिएक्टेंट के टर्म में एक्सप्रेशन यूज करते हैं तो वहां पर एक्सप्रेशन में पीछे लगाते हैं माइनस। और क्यों लगाते हैं, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं ग्राफ से कि कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का शुरू में क्या था, ज्यादा था, T1 टाइम पर ज्यादा था, T1 से T2 हो गया, टाइम उसका बढ़ा, कंसंट्रेशन उसका घटा, तो R2 और R1 का जो डिफरेंस है वो पॉजिटिव नहीं होकर नेगेटिव हो रहा है, और रेट चूंकि नेगेटिव होता नहीं है तो नेगेटिव से पॉजिटिव बनाने के लिए एक एडिशनल साइन हमने क्या किया, यहाँ पर माइनस का यूज किया। अगर हम प्रोडक्ट का बात करें तो प्रोडक्ट के टर्म में अगर हम बात करें तो ये ध्यान रखिएगा, ये कंसंट्रेशन, ये टाइम, और यहाँ पर प्रोडक्ट का अगर बात करें हम तो शुरू में मान लीजिए कि जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ ही था तो इस समय T1 और उस समय कंसंट्रेशन इसका था P1। अब जब टाइम T1 से बढ़कर हो गया T2 तो कंसंट्रेशन उसका यहाँ P1 से बढ़कर हो जाएगा P2। आप देख लो यहाँ पर, अब यहाँ जो डिफरेंस निकलेगा, ये जो डिफरेंस निकल रहा है डेल्टा P, ये कैसे निकालेंगे हम, तो कंसंट्रेशन P2 माइनस कंसंट्रेशन P1। देख लीजिए, और आप ग्राफ से देख सकते हैं कि प्रोडक्ट का जो है इनिशियल कंसंट्रेशन क्या होता है, कम, और फाइनल क्या होता है, ज्यादा। तो चूंकि यहाँ डिफरेंस ज्यादा में से कम का है तो ये हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, इसलिए इसके पीछे माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। आपको हम दोनों चीज दिखा रहे हैं कि रिएक्टेंट के टर्म में कोई पूछे कि क्यों प्लस लगाया गया है, तो ये टाइम के साथ इसका कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। माइनस क्यों लगाया गया रिएक्टेंट के टर्म में, तो यहाँ पर टाइम के साथ इसका कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, घट रहा है। यहाँ पर T1 से T2 गए आप, तो यहाँ पर ये T1 पर R1 कंसंट्रेशन था जो T2 पर आकर घट गया। तो दोनों में फर्क यही है कि टाइम के साथ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटता है इसलिए माइनस, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन जो कि क्या होता है, बढ़ता है, इसलिए यहाँ पर टर्म लगा दिया गया है प्लस का। ये आप अच्छी तरह से इसको ध्यान से देख लें कि जब भी कोई पूछता है कि बताओ कि रिएक्शन का जो रेट होता है वो नेगेटिव या पॉजिटिव, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि रिएक्शन का रेट हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। रिएक्टेंट के टर्म में एक्सप्रेशन में हम लोग वहाँ पर माइनस लगाते हैं, क्योंकि अगर माइनस नहीं लगाते हैं तो स्थिति आप देख रहे हैं कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन चेंज जो है वो नेगेटिव होता है और रेट कभी नेगेटिव नहीं होता है। इसलिए ये जो टर्म है, ये पूरा का पूरा टर्म जो देख रहे हैं आप, ये टर्म जो है आपका नेगेटिव हो रहा है, तो नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए पीछे क्या लगाया गया है, माइनस। अब ये जो वैल्यू है डेल्टा आर, ये डेल्टा आर ये नेगेटिव है, तो ये माइनस और ये माइनस, माइनस और ये माइनस, ये रेट को क्या कर देगा, प्लस, पॉजिटिव करेगा। यहाँ पर चूंकि ऑलरेडी जो है ये पॉजिटिव ही है, इसलिए इसके पीछे माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। प्लस तो इसलिए हम लोग यूज कर देते हैं क्योंकि प्रोडक्ट है वो इंडिकेट करता है कि टाइम के साथ इसका कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये आपका था पूरा का पूरा रेट एक्सप्रेशन।
इसको अच्छी तरह से एक बार क्या करेंगे देख लेंगे सबको, जब अच्छी तरह से पढ़ लेंगे अगले क्लास में जो है, अगले वीडियो में जो है हम लोग रेट एक्सप्रेशन का जो एग्जाम्पल्स है, कैसे रेट निकालते हैं, रिलेट करके कैसे निकालेंगे हम, ये सारा का जिक्र करेंगे। उससे पहले हम चाहते हैं कि इसको अच्छी तरह से आप लोग पढ़ के कॉपी में उतारे हुईएगा, नहीं उतारे तो उसको उतार लीजिए और वीडियो को अच्छी तरह से देख लेंगे, क्योंकि अगले क्लास में शायद इस वीडियो की बहुत ज़रूरत हो जाएगी आपको। इसलिए इसको एक बार पढ़ के और तब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, रेट एक्सप्रेशन पढ़ाएंगे। थैंक यू।